अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। आंटी, मैं ये समझता हूँ कि आपकी इस गुफ्तगू के आगाज़ में कोई सवाल भी करना चाहती हैं। हाँ, मैं तुमसे ज़ाती तौर पर यह पूछना चाहती हूँ कि इस सरजमीन के बारे में तुम्हारा अपना कोई अंदाज़ा है? सोबेरा, शबान ने जवाब दिया और दर्दाना हैरान निगाहों से उसे देखने लगी। क्या मतलब? पाक, तश्ता, सोबेरा, शाबान पुर इसरार अंदाज में बोला और दर्दाना उछल पड़ी। ये अल्फाज उसके आशना थे, वो उन्हें कैसे भूल सकती थी। उसने चमकदार निगाहों से शाबान को देखा और बोली, तो क्या? हाँ आंटी, ये आगाज है और आगाज सोबेरा ही से होता है। दर्दाना खामोश हो गई। अचानक ही उसे बड़ी पुर इसरार सी कैफियत का एहसास हुआ। गोया शाबान जानता है, शाबान बहुत कुछ जानता है। आह, कैसा अनोखा इंसान है ये, और कैसी अनोखी बात है कि उसका ताल्लुक दर्दाना के दिल की गहराइयों से है। उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का वो रिश्ता कायम है जिसकी बिना पर शाबान कहता है कि एतमाद दूसरे पर नहीं बल्कि अपने आप पर है। लेकिन ये अपने आप एक दूसरे से कितने अजनबी हैं। ताहम ये बातें दर्दाना सिर्फ सोच सकती थी। उसने शाबान को लिबास उतारते हुए देखा। शाबान ने अपने ज़हरी जिस्म चमड़े का एक महफूज लिबास रहने दिया, बाकी लिबास उतार दिया था और उसका खूबसूरत कुंदन बदन आंखों में चकाचौंध पैदा कर रहा था। दर्दाना ने रुख तब्दील किया और कहीं उसकी नजर उसके जिस्म को ना लग जाए, जैसे देखकर इंसान ज़हन अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाता है। शाबान ने कहा, और ये बेनियाजी हर हालत में फायदा मंद होती है। आंटी, तो अब मैं जाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहती हूँ। वो शाबान के साथ साथ ही बाहर निकल आई। शाबान बिजली की तरह तड़पा, एक सिमत दौड़ा और कोई उस पर निगाह ना जमा सका। दर्दाना भला उसकी रफ्तार का कैसे साथ दे सकती थी। एक लम्हे के लिए वो तड़प कर अर्शे के ऊपरी हिस्से पर नजर आबाद और दोबारा दूसरे लम्हे समुद्र की गहराइयों में गरूब हो गया। दर्दाना ने इंतहाई तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया था, लेकिन जब तक वो अर्शे तक पहुंची तो शाबान निगाहों से उजल था और उसका कोई पता नहीं था। वो पानी के नीचे नीचे तैरता हुआ काफी फासले पर जा रहा था। उसकी जहानत बेमिसाल थी और उसी ने अपने तौर पर जो एक तज्जिया किया था उसके तहत पर अमल करना चाहता था। उसने ये अंदाजा लगा लिया कि इन बेपनाह बाशिंदों की तादाद कितनी है और उनका फैलाव कहां तक है। अखनातून की बुलंदियों से लोगों ने तो उनके हुस्नो जमाल को देखा था, सरजमीन को देखा, उसकी खूबसूरती देखी, हरनों की डारें देखी, जानवर देखे, लेकिन शाबान की निगाहों ने बहुत दूर तक का तज्जिया करके काम की बातें देखी और उसे ये अंदाजा हो गया कि कितने फासले तक तैरने के बाद वो उनकी अकब में पहुंच सकता है। और भला ये उसके लिए क्या मुश्किल था। समुद्र की गहराइयों में अपना महबूब मशगला जारी रखे और तैरता हुआ इतने फासले तक पहुंच जाए कि आम आदमी शदीद थकन महसूस करने लगे। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और समुद्र के नीचे वो एक बरक रफ्तार मछली की मानद अपनी मंजिल की जानब रवां दवा था। जब उसे ये अंदाजा हो गया कि अब इतना सफर तय कर चुका है कि अगर वो साहल का रुख करे तो उन लोगों से काफी फासले पर निकल सकता है, सो उसने सीधा समुद्र पर गर्दन उठाई और अपना अंदाजा दुरुस्त देखने के बाद साहल की जानब बढ़ने लगा। अनोखी सरजमीन भी उसके लिए अजनबी थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके मुंह से सोबेरा का नाम निकल गया था। हालांकि वो इन तमाम चीजों का शनासा नहीं था। उसने तो बचपन की मासूम आगोश में जो आंख खोली थी तो अपने आप को मुख्तलिफ दुनिया में पाया और अनोखी सरसब्ज़ो शादाब जमीन पथरीली और सख्त ही थी, आम जमीनों की मानद, बस उस पर उगी हुई घास खासी नरम और फरत बख्श थी। वो फुर्ती से ऊपर चढ़ा और बरक रफ्तारी से दौड़ने लगा। उसकी आंखें जमीन का जायजा ले रही थी। वो किसी दरख्त के करीब पहुंच जाना चाहता था ताकि अगर आसपास कोई भी हो तो उसे देखने ना पाए, और थोड़ी देर के बाद वो एक दरख्त के कने के करीब पहुंच गया। दरख्त बहुत खूबसूरत और ऊपर से बेहद घना था। उसमें जड़ी जड़ी लातादाद शाखें थी और उसके पत्तों में सब्ज रंग के सेब जैसे फल लटके हुए थे। इतना सरखेज था वो दरख्त के फलों से झुकाव पड़ रहा था। न जाने उन फलों की नौइयत
क्या है, लेकिन चौंका शाबान यही मालूम करने आया था कि इस सरजमीन की कैफियत कैसी है। चुनाचा उसने हाथ बढ़ाकर एक फल तोड़ा और दांतों से कतरने लगा। सेब उसके आगे बेहकीकत था, रंग गहरा सबज, लेकिन इतनी मिठास और इतना नफीस कि शाबान एक लम्हे में उसे खा गया और उसने मुस्कुराती निगाहों से इधर उधर देखा। फिर उसने अपनी जगह छोड़ दी। उसका काम यही था कि उन लोगों का तयन करे। जगह जगह झाड़ियां और दरख्त उगे हुए थे, लेकिन सब के सब हल्के फुल्के नरमो लतीफ। एक जगह उसने बड़े बड़े चौड़े पत्तों वाले झुंड देखे। ये पत्ते ऐसे ही थे जिनसे वो लोग अपने जिस्मों को छिपाए हुए थे। शाबान को ना जाने क्या सूझी कि वहां रुककर उसने बहुत से पत्ते तोड़े। तवील तर्जिया कर चुका था उन लोगों का। चुनाचा उन पत्तों को उसने अपने जिस्म पर उन्हीं के अंदाज में सजा लिया और सर पर भी वैसे ही पत्ते लपेट लिए। और अब कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो इस सरजमीन का बाशिंदा नहीं है। पैर पहले ही नंगे थे, चुनाचा वो मुकम्मल उसी सरजमीन का बाशिंदा बन गया। अब इस तरह उसे घूमने फिरने में कदरे आसानी हो गई। वैसे भी आसपास उसे मकामी नजर आ रहे थे। वो चलता हुआ तकरीबन 2 घंटे तक उसने उस इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। खुशनुमा फूलों, दरख्तों और घास के झुंड। उसके अलावा यहाँ और कोई चीज नहीं पाई गई। शाबान अपने तौर पर भी तमाम तर्जिए कर रहा था। उसे इस बात पर हैरत थी कि इन लोगों की रिहाइश गाहें कहाँ है और ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। अलबत्ता उसने इस दौरान हरन, नील गाय और इसी किस्म के दूसरे जानवर इतनी तादाद में देखे थे कि उसे हैरत हुई। अगर ये जानवर शिकार किए जाएं तो सदियों तक उनका गोश्त उस मकामी आबादी के लिए खत्म ना हो। बड़ी वो बेफिक्री से फिर रहे थे। परिंदों के मुख्तलिफ रंग भी बेहद हसीन लग रहे थे। शाबान को इस दुनिया पर रश्क आने लगा। बैरूनी दुनिया से किस कदर मुख्तलिफ है। वहाँ हंगामा शोर और यहाँ सकून का लामतनाही समंदर, लेकिन मुकम्मल तर्जिया नहीं था। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि अगर ये लोग जिनकी जोहें तो किसी तरह हथियार इस्तेमाल करते हैं, आजसी हथियारों से उनकी क्या वाकफियत है। और ये जब ही मालूम हो सकता है जब वो उनकी रिहाइश गांव को पा लेता। उसने यही महसूस किया था कि वो सारे के सारे अपने मामूलात छोड़कर साहल पर जमा हो गए हैं और अखनातून उनके लिए ऐसी अनोखी चीज है कि वो उससे दूर हटना ही नहीं चाहते। शाबान ने मजीद सफर किया और अपने अंदाजे के मुताबिक मीलों दूर निकल आया, लेकिन मीलों दूर आने के बावजूद उसे ना तो कोई इंसान नजर आया और ना उनकी रिहाइश गाहें। ये बात वाकई बड़ी ताज्जुब खेज थी। जहां तक उसे मुमकिन हो सका वो कोशिशें करता रहा और फिर उसे इक्का दुक्का इंसान नजर आने लगे। गालबन वो लोग भी अखनातून से थक कर अपनी अपनी रिहाइश गांव को आ गए थे और दफतन ही शाबान के जहन में एक तस्वर पैदा हुआ। उसने उनमें से एक शख्स को ताका। तकरीबन 20-22 साल की उम्र का नौजवान आदमी था। किसी ख्याल में डूबा खामोशी से एक सिमत चला जा रहा था। शाबान उसका ताकुब करने लगा। वो देखना चाह रहा था कि अब ये शख्स कहाँ जाता है। काफी फासले पर चलने के बाद वो नौजवान एक दरख्त के नीचे रुक गया। ये दरख्त भी बड़े बड़े और अजीबोगरीब किस्म के फलों से लदा हुआ था। नौजवान ने उछलकर एक फल दोनों हाथों से पकड़ा और उसे साथ लिए हुए जमीन पर आ रहा। उसका उछलना भी बड़ा अजीब था। बस ऐसे ही लगा था जैसे किसी शिकारी जानवर ने छलांग लगाई हो और अपने शिकार को दबोच लिया हो। नौजवान जमीन पर बैठकर दांतों से फल को छिलकों समेत खाने लगा। उसके खाने के अंदाज में बड़ी मासूमियत और सादगी थी जिसे वहशत नहीं कहा जा सकता था। पूरा फल खाने के बाद नौजवान जैसे असुदा हो गया और फिर वो वहीं उसी जमीन पर लेट गया, यानी दरख्त के नीचे। अब शाबान को परेशानी हुई थी। उसका तो ख्याल था कि नौजवान का ताकुब करके कम से कम उसके घरों तक पहुंच सकता है और इस तरह उनकी रिहाइश गांव का उसे कुछ पता चल जाएगा। लेकिन नौजवान वहां गहरी नींद सो गया। शाबान ने गर्दन झटकी और वहां से आगे बढ़ गया। फिर उसने इसी तरह के कई लोगों का ताकुब किया। वो अपने अपने पेट भरने में मसरूफ थे। एक आदमी पीछा करता हुआ वो साहल तक पहुंचा। साहल पर वही मजमा लगा हुआ था और सब के सब अखनातून को देखने में सरगर्दा थे। शाबान सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए और उसके बाद उसने एक और आखिरी फैसला किया। उस फैसले के बाद ही सही कदम उठाया जा सकता था। चुनाचा इस बार उसने फिर एक ऐसे शख्स का ताकुब किया जो उम्र रसीदा था और एक सिमत जा रहा था। काफी फासले पर पहुंचने के बाद उस शख्स ने भी वही हरकत की, यानी दरख्त से एक फल तोड़ा, उसे खाने लगा। शाबान उसके करीब पहुंच गया था। उस शख्स ने शाबान को देखा। बस एक निगाह शाबान पर डालने के बाद वो फल को खाने में मसरूफ हो गया था। शाबान उसके सामने जा बैठा। जैसे ही शाबान बैठा, उस शख्स ने फिर
सवालिया निगाहों से शाबान को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि वो उससे क्या चाहता है। शाबान इस बात की तवक्का कर रहा था कि वो शख्स उससे कोई गुफ्तगू करेगा, लेकिन वो सिर्फ निगाहों से काम चला रहा था। शाबान खामोश बैठा रहा तो उसने गर्दन झटकी और फिर फल खाने में मसरूफ हो गया। तब शाबान के मुंह से आहिस्ता से आवाज निकली, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। उस शख्स ने फिर चौंक कर शाबान को देखता रहा। चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए और उसके बाद वो उसी अंदाज में गर्दन झटकर फल खाने में मसरूफ हो गया जैसे शाबान की बात ना समझ सका हो। शाबान ने मुख्तलिफ जबानों में उससे बहुत सी बातें की और आखिर में उसने एक लफ्ज दोहराया, सोबेरा, लेकिन उस शख्स के अंदाज में उस लफ्ज से भी कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई थी। शाबान ठंडी सांस लेकर उठ गया। उसने यही तर्जिया किया कि ये लोग कोई जुबान नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि सिर्फ इशारों से गुफ्तगू करते हैं। अब अंदाजे के मुताबिक रात होने वाली थी, चुनाचा शाबान को अखनातून पर वापस पहुंचना जरूरी था। उसने साहल की जानब रुख किया। अब भी उसने उन लोगों के मजमे में घुसना पसंद नहीं किया और एक ऐसी जगह से समुद्र में दाखिल हुआ जो इंसानों से खाली थी। गो उसे अखनातून पर पहुंचने के लिए यहाँ से तवील फासला तय करना था, लेकिन शाबान को अपने महबूब मशगले से कोई दिक्कत नहीं महसूस होती थी। चुनाचा वह समुद्र में तैरता हुआ अखनातून की जानब बढ़ने लगा। अखनातून पर उसका बेचैनी से इंतजार किया जा रहा था। जब वो अर्शे पर नमूदार हुआ तो मुलाजमों ने असद शरादी को इतला दी और कुछ देर के बाद वो सब उसके गिर्द जमा हो गए। सब ने उसे दिलचस्प नजरों से देखा। शाबान ने मुस्कुराकर कहा, इस तरह मुझे उनका सामना करने में दिक्कत नहीं हुई थी। शहरादी ने एक चौड़ा पत्ता शाबान के जिस्म से हासिल करने के बाद उसे बगौर देखकर कहा, इसमें रबड़ के जैसी लचक पाई जाती है। मेरे ख्याल में इसे दरमियान से आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। उसने ये कैप्टन मुआल्लिस को देकर कहा और मुआल्लिस उसका जायजा लेने लगा। मुझे लिबास तब्दील करने की इजाजत है अंकल शहरादी? शाबान ने मुस्कुराकर पूछा। जरूर, इसके बाद तुम करेन ओ में आ जाओ। यकीनन भूखे प्यासे होगे। हम वहां तुम्हारे लिए उम्दा काफी और दूसरी चीजों का बंदोबस्त करते हैं। शाबान अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। लिबास तब्दील करके वो उस जगह पहुंच गया जहां तमाम लोग जमा थे। इंतजाम करने वालों ने काफी और दूसरे लवाजमात सामने रख दिए। शाबान ने कहा, ये मासूम इंसानों और जानवरों की एक ऐसी आबादी है जहाँ के लोग जमाना कदीम के इंसानों जैसे हैं, जैसा कि तहजीब की तर्जिया निकार किताबों में दर्ज है। जमीन की क्या नौइयत है? मुआल्लिस ने पूछा। सिमत ठोस पत्थरों का रंग ही जैसा सब्ज है, मगर उसका 1 इंच का टुकड़ा सब्जे से खाली नहीं। लोगों का तर्जे जिंदगी दर्दाना बोली, वो भी जमाना कदीम जैसा। ये लोग घर नहीं बनाते, रहते कहाँ हैं? जमीन पर। उनके पास साजो सामान नहीं, कतई नहीं। हथियार, उनके पास लकड़ियां भी नहीं देखी गईं। तुमने कितना सफर तय किया? कोई 4 मील पीछे तक देखा और वहां सरसब्दो शादाब दरख्त जो फूल से लदे हुए हैं, जमुर्दी घास, हसीन रंगों के फूल और उनके दरमियान जानवरों की डारें फैली हुई हैं। हो सकता है कि उनकी रिहाइश गाहें बहुत दूर हों या वो ज़ैर ज़मीन रहते हों। ज़ैर ज़मीन कोई जगह नजर नहीं आई। साहल से 6 मील दूर तक उनकी कोई रिहाइशगाह नहीं। शाबान ने कहा, तुम्हारी क्या राय है शाबान, इस जमीन पर उतरा जाए? असद शहरादी ने पूछा। हाँ अंकल, क्यों नहीं, ये जमीन बेहद खूबसूरत है। एक बात तो तुमने बताई नहीं शाबान। क्या आंटी? वो कौन सी जुबान बोलते हैं? मेरा ख्याल है कुदरती जुबान। क्या मतलब? वो सिर्फ इशारों की जुबान जानते हैं। नहीं, मेरा तर्जिया गलत भी हो सकता है। बहरहाल कुछ भी हो, हम उस अनोखी दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नामालूम समुद्रों की ये पहली इबादी है। इसका तर्जिया हम बहुत से तजर्बात से रोशनास कराएगा। तो फिर क्या प्रोग्राम है? सब लोग राय दें। अब तो कुछ देर बाद रात हो जाएगी। कल सुबह हमारा पहला ग्रुप साहल पर जाएगा। तय ये करना है कि इससे पहले ग्रुप में कितने अफराद शामिल होंगे और उन्हें अपने साथ क्या लेकर जाना है। अभी तक हमने जो जायजा लिया उसके मुताबिक ये लोग बेज़र नजर आते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर शरारत पर आमादा हो गए तो अखनातून के तमाम अफराद के लिए बड़ी मामूली सी हैसियत रखते हैं। पहले ग्रुप में जो लोग जाएंगे वो हथियारों से मसला होंगे, लेकिन यही काफी नहीं है, बल्कि वजनी हथियारों का रुख भी साहलों की तरफ कर देना चाहिए और उन पर लोगों को तैनात रहना चाहिए। उसके लिए कुछ इशारे मुकर्रर कर लिए जाएं। अगर सूरत हाल ऐसी ही पेश आ जाए कि बड़े हथियारों को इस्तेमाल करना पड़े तो फिर उन इशारों को काम में लाया जाए
जाए और अगर उन तादाद इंसानों को हल्के हथियारों से खौफजदा किया जा सके तो फिर बड़े हथियारों को इस्तेमाल ना किया जाए। जो पहला ग्रुप साहल पर कदम रखेगा उससे अंदाजा हो जाएगा कि उसके साथ उन लोगों का रवैया कैसा होता है और उसके बाद मुनासिब फैसले कर लिए जाएं। मजीद गुफ्तगू के बाद पहला ग्रुप यूं तश्कील पाया कि असद शेरादी, जयकास और साथ में 8 खलासी दाहल साहल पर जाएंगे। दरदाना ने खुद भी असद शेरादी के साथ जाने की फरमाइश की। उसने मुस्कुराते हुए माजरत कर ली और कहा, सॉरी दरदाना, अभी नहीं, तुम्हें इंतजार करना होगा। लेकिन शाबान ने फौरन कहा, अंकल आप मुझसे इंतजार करने के लिए नहीं कहेंगे और इसके साथ साथ ही आप अपने तौर पर कुछ और ख्वाहिशात रखता हूँ क्या? जिन इशारों का तयन किया गया है बड़े हथियारों के इस्तेमाल के लिए वो इस वक्त तक ना दिए जाएं जब तक कि मैं उनके बारे में ना कहूँ। अव्वल तो इस बात का अमकान नहीं कि वो लोग वहां हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो हम उनका जानी नुकसान किए बगैर अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करेंगे। बाद में अगर ये बात नागजीर हो गई तो मजीद फैसले कर लिए जाएंगे। नहीं शाबान, हमें खुद मासूम इंसानों की जिंदगी से खेलने की दिलचस्पी नहीं है। ये तो सिर्फ आखिरी हालात की बात है, अगर ऐसे ही नौबत आ जाए तो। असद शेरादी ने कहा और फिर मुस्कुराकर बोला, और तुम्हारा शुमार तो रहबरों में होता है, इसीलिए बाकायदा तुम्हारा नाम नहीं लिया गया। खलासियों को बाकायदा इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी गई और सख्ती से मना कर दिया गया कि वो अपने तौर पर हथियार इस्तेमाल ना करें। अगर उनमें से कोई फंस जाए तो दूसरों की तरफ से अमदाद वसूल करने का इंतजार करे, यहाँ तक कि उसकी जान पर ही ना बन जाए। तब लोग बात है। बरात बेसब्री से गुजारी गई और दूसरी तरफ अगर साहल पर उन लोगों के हजूम में इसी तरह मेले लगाए हुए था तो उधर खातून पर मौजूद लोगों के दिलों में भी इतना ही तजस्सुस मौजूद था और वो उनके करीब पहुंचना चाहते थे। बल आखिर सुबह हुई, बड़ा स्टीमर तैयार कर लिया गया। अभी उन लोगों के लिए तोहफे तोहफे भी नहीं लिए गए थे। ये तो इस वक्त की बात थी जब उनसे दोस्ताना मराहम का आगाज हो जाए। स्टीमर अखनातून से नीचे उतारा गया। उसके बाद धड़कते दिल के साथ उसका सफर साहल की जानब शुरू हो गया। स्टीमर पर मौजूद तमाम अफराद और दूरबीनों पर अखनातून पर मौजूद लोग इंतहाई बारीक बीनी से उस नई दुनिया और उसमें रहने वालों का तर्जिया कर रहे थे। जूं जूं स्टीमर साहल के करीब होता जा रहा था, साहल पर मौजूद अफराद में खौफ का एहसास होने लगा। असद शेरादी और शाबान साथ साथ खड़े हुए थे और उनकी कैफियत का जायजा ले रहे थे। मर्द, औरतें और बच्चे किसी कदर सहमे सहमे नजर आने लगे। स्टीमर आखिरी हद तक पहुंचने के बाद रुक गया और ये लोग पानी में उतर गए। उन्होंने देखा कि साहल पर मौजूद लोग रफ्ता रफ्ता पीछे हट रहे हैं। उनके चेहरों पर फैले हुए खौफ के आसार गहरे होते जा रहे हैं और उनमें अच्छा खासा इंतशार बर्पा हो गया था। जो ही ये ग्रुप खुशकी पर पहुंचा वो भरमार बार कर पीछे दौड़ पड़े। औरतों ने अपने बच्चों को सीनों से चिमटा लिया और दूर दूर तक वो लोग दौड़ते हुए चले गए। असद शेरादी और दूसरे लोगों ने अपने हाथ बुलंद कर दिए और मुंह से आवाजें निकाल निकाल कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खौफजदा लोग उनसे काफी पीछे हट गए और अब उनका और उनके दरमियान का फासला कोई 1 फरलांग का हो गया था। यही नहीं, जहां से ये लोग साहल पर पहुंचे थे वहीं से ये लोग पीछे हट जाते, बल्कि उनकी फौज की फौज दूर दूर तक पीछे हट गई थी और ये इस बात का इजहार था कि वो उनसे खौफजदा हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तमाम लोग रुक गए और उसके बाद फैसला करके वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन सूरत हाल वही रही। ये 4 कदम आगे बढ़ते तो वह 20 कदम पीछे हट जाते, लेकिन रुक जरूर जाते थे। अभी तक उन्होंने बिल्कुल ही उनके सामने से भाग जाने की कोशिश नहीं की। ये उनकी मासूमियत का इजहार था। असद शेरादी ने आहिस्ता से कहा, और अपनी महम जोयाना जिंदगी के हजारों तजियों के साथ साथ मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये लोग जरूर जरर रसा नहीं है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दर हकीकत ये एक अनोखी दुनिया है, हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ। अगर हम किसी खलाई जहाज से खिला में सफर कर रहे होते तो हम इसे एक अजनबी सैयारा कह सकते थे, लेकिन इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि जिस तरह बीकरा खला में हजारों सैयारों पर आबादी का वजूद है, इस तरह इस कायनात में फैले हुए बीकरा समुद्रों में भी जगह जगह ऐसी दुनियाएं आबाद हैं जिन पर रहने वाले तहजीब की दुनिया से ना आशना हैं और सही मायनों में हम उनकी तारीख का तर्जिया नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख का अर्तका जिन इलाकों में हुआ अब वो तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। यूं हम उसे एक खुश नसीब दुनिया कह सकते हैं और ये हकीकत है कि इस दुनिया का असल रंग नजर आ रहा है। महज़ब आबादियों से दूर ये दुनिया जिस कदर सरसब्जा
सरसब्जो शादाब है। हो सकता है अगर खुदा की बनाई हुई इस कायनात का वो हिस्सा भी बुराइयों से महफूज रहता तो उसकी फुलवारियां इसी जैसी होती। हमने अपने दिल की आलूदगी को अपनी दुनिया की फिजा पर मुसल्लत कर दिया है। एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात खत्म करके सिर्फ अपनी जात के लिए जीना शुरू करके हमने इस माहौल को इतना आलूदा कर दिया है कि उसमें खुद हमारी सांस घुटती है। देख रहे हो शाबान, ये सब कितने सरसब्दो शादाब माहौल में सांस ले रहे हैं, जबकि आज हमारी दुनिया आलूदगी आलूदगी चीख रही है और आलूदगी का होलनाक जिन इसकी गर्दन पर अंगूठा जमा चुका है। काश तखरीक की बजाय तामीर को इंसानियत की मेराज समझा जाता, जिसका दर्स मज़ाहब देते रहे और जिसके लिए कायनात में रंगीनियां पैदा की गईं। लेकिन असद शरादी खामोश हो गया। कुछ दौर मजीद चलने के बाद उसने कहा, अंदाजा ये हो गया है कि जूं जूं हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ये पीछे हटते रहेंगे। चुनाचा बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस एक थोड़ा सा फासला और तय कर लिया जाए, उसके बाद हम यहाँ रुक कर अपने तजर्बात का आगाज करेंगे। मेरा ख्याल है एक दिन और एक रात हमें यहाँ गुजारनी चाहिए। इन लोगों का अंदाज देखना चाहिए। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा अमल होता है जो तकलीफदा हो तो फिर हम वापस जाएंगे और ये फैसला करेंगे कि यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और अगर ये मासूम लोग इसी तरह हमसे दूर हटते रहें तो फिर बेहतर ये होगा कि हम साहल से कुछ फासले पर अपने लिए क़याम गाह बना लें और यहीं रुककर ये फैसला करें कि हमें आइंदा अक़दामात क्या होंगे। शाबान इस सिलसिले में असद शरादी को कोई मशवरा तो नहीं दे सकता था, और फिर वैसे भी असद शरादी का ये मंसूबा उसके लिए नाकाबिले कबूल नहीं था। चुनाचा उसने भी आमादगी का इजहार कर दिया। अंदाज वही रहा, ये थोड़े से लोग जिनकी तादाद 10-11 थी, जितना आगे बढ़ते वो लोग उतना ही पीछे हटते। उनके करीब पहुंचकर उनका खूफ दौर करने का कोई ऐसा अमल फिलहाल जहन में नहीं आया जिसे फौरी तौर पर अपनाया जा सके। चुनाचा यही महसूस हुआ कि इंतजार किया जाए और जब वो लोग करीब आए तो उनसे दोस्ती का इजहार करके इस सरजमीन पर मोहब्बत की वही बुनियाद रखी जाए जो यहाँ की खसूसियत है। साहल बहुत पीछे रह गया था। अखनातून की दूरबीनें अलबत्ता उन लोगों का अहाता कर सकती थीं, क्योंकि उनकी रेंज बहुत ज्यादा थी और ऐसी जगह तक नहीं पहुंचा जा सकता था जहां से अखनातून की मदद लेने में नाकामी हो। और बिल आखिर उन्होंने अपने साथ लाए हुए सामान के थैले जमीन पर डाल दिए और वहां पड़ाव इख्तियार कर लिया। कुर्बो जवार में फलों के दरख्तों से फैलने वाली खुशबू दिमाग को मस्त किए दे रही थी। हर तरफ रंगीन फूल खिले हुए थे जो आंखों को इतने भले लग रहे थे कि सो जाने को जी चाहे। फिजा में एक अजीब सी कैफियत तारी थी। हवा इतनी हल्की और नरम थी कि चेहरों को छूकर गुजरती तो ऐसा ही महसूस होता जैसे किसी की सांस चेहरे से टकरा गई हो। माहौल के इस हुस्न को सही मायनों में उसके शयाने शान अल्फाज नहीं दिए जा सकते थे। हथियार रख दिए गए और वो लोग इधर उधर बिखर गए। आबादी वालों का अंदाज वही था। उनके परे के परे तहद्दे निगाह फैले हुए थे। अजब मासूम से लोग थे, भाग भी सकते थे लेकिन भाग नहीं रहे थे। उनका तजस्सुस उन्हें कदम जमाए रखने पर मजबूर कर रहा था। असद शेराजी को इंतजार रहा कि शायद उनमें से कुछ लोग हिम्मत करें और उनके करीब पहुंचकर उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। ये उनकी नासमझी ही थी। चुनाचा खलासियों को इस बात पर तैयार कर लिया गया कि वो बुलंदियों पर पहुंच जाएं और ऐसी जगहों पर से उन पर नजर रखें जहां से चारों तरफ देखा जा सके। उसके बाद यहाँ रुककर दरख्तों और घास फूस वगैरह का तज्जिया किया जा सके। अब इसके अलावा ये लोग और क्या कर सकते थे, क्योंकि वो लोग तो करीब ही नहीं आए थे। उन लोगों को नजरअंदाज करके असद शरादी शाबान के साथ और जेकास के साथ लेकर वहां के घास पत्ते और फूल देखने लगा। घास में पानी था, पत्ते नरम और तर थे, फूल नाजुक और खुशगवार थे। बस एक हल्की सी अनोखी लचक उनमें पाई जाती थी। यहाँ तक कि फूलों की पत्तियों को भी तोड़ा जाता तो उसमें खासी ताकत सिर्फ करना पड़ती। बस ये तब्दीली थी दूसरी दुनिया और इस दुनिया की इन सब चीज़ों में। जानवर अलबत्ता इंसानों की तरह समझदार नहीं थे। चुनाचा इस वक्त ये लोग हैरान रह गए जब खूबसूरत हरनों की एक डार उनके करीब होकर गुजर गई। 2 हरन उनमें से कुछ फासले पर खड़े हो गए थे और अपनी मासूम नीली चमकीली निगाहों से उनका तर्जिया कर रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ नहीं था। असद शेराजी ने कहा, क्या ख्याल है शाबान, शिकार किया जाए? शाबान जैसे तड़प उठा। उसने जल्दी से कहा, नहीं अंकल नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
ओह भाई, माफ करना मतलब नहीं समझा मैं। नहीं अंकल, इन मासूम जानवरों को शिकार नहीं किया जाएगा। लेकिन वो खलासी जो बुलंदियों पर पहरा दे रहे थे शायद अपने निशानेबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। भला इतने करीब एक जानवर आए और उसे शिकार ना किया जाए, खसूसन ऐसे हालात में जब उनके पास हथियार भी हों। शायद इस खलासी ने शिकार की इजाजत लेना जरूरी नहीं समझी थी। चुनाचा धमाके की आवाज पर असद, शहरादी और शाबान भी उछल पड़े। खौफनाक धमाके की आवाज फिजा में जरूरत से ज्यादा ही बुलंद हुई थी और उसके साथ ही मासूम हरन खून उगलता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। दूसरा हरन अब भी उससे कुछ फासले पर हैरानी से गर्दन उठाए इधर उधर देख रहा था। फिर शायद उसकी निगाह अपने जख्मी साथी पर पड़ी और वो दौड़कर उसके करीब आ गया। शहरादी और शाबान साकत रह गए। वो फटी फटी आंखों से ये दिल दोज मनाजर देख रहे थे। हरन के जिस्म से बहने वाला खून सुर्ख ही था। उसका साथी हरन बेचैनी से उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था और वो परेशान था कि आखिर उसके साथी को क्या हुआ, वो उठता क्यों नहीं। वो बार बार अपनी थोथनी उसके जिस्म से रगड़ रहा था। फिर एक दूसरा वाकया हुआ। बहुत दूर जमा होने वाले माकमी बाशिंदों के गिरोहों में फिर चीखें बुलंद हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस वक्त खौफजदा हो गए थे जब अखनातून पर रोशनियां जलाई गई थीं। उन्हें फिर भागते हुए देखा गया। शहरादी और शाबान ने यह मंजर भी देखा। वो लोग इस बार निगाहों से बिल्कुल उजल हो गए थे। हरन का शिकारी पहरेदार अपनी जगह से नीचे आ गया और चाकू निकालकर हरन की तरफ बढ़ा। दूसरे मासूम हरन अब भी अपने साथी के पास से नहीं हटा था। वो जानता ही नहीं था कि कुदरती मौत के अलावा कोई और मौत भी होती है। दूसरा आदमी जो करीब था उस दूसरे हरन को देखकर आ गया। गालबन वो उसे भी शिकार करना चाहता था। ये देखकर शाबान ने तड़प कर छलांग लगाई। दूसरे खलासी ने चाकू निकाल लिया था और अपने साथी की मौत पर अफसुर्दा खड़े हरन पर हमला आवर होना चाहता था। लेकिन शाबान की लात उसकी कमर पर पड़ी और वह उछलकर दूर जा गिरा और पहला शिकारी अपने शिकारी की गर्दन पर चाकू फेर चुका था। शाबान ने वहशियाना अंदाज में उसे गर्दन से पकड़कर उठाया और फिर जमीन पर दे मारा। उसने खलासी के हाथ से चाकू छीन लिया और फिर झुककर उसके नरखरे की गाल पकड़ ली। क्या कहते हो, वो गुर्राया। शिराजी ये मंजर देखकर दौड़ा और उनके करीब पहुंच गया। शाबान, इसके मुंह से कपकपाती आवाज निकली। किसकी इजाजत से अंकल, किसकी इजाजत से? इन्होंने यहाँ शिकार खेलना शुरू कर दिया। इनसे जवाब तलब किया जाएगा, शिराजी बोला। इतनी देर में वो खलासी उठकर करीब आ गया जिसकी कमर पर लात पड़ी थी। उसने शाबान के अल्फाज सुन लिए थे। ये जंगल किसके बाप का है? उसने गुर्रा कर पूछा। चाकू उसके हाथ में लहरा रहा था। शहरादी ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में खून के आसार थे। शहरादी की मदाखलत पर शाबान ने नीचे गिरे हुए खलासी को छोड़ दिया। किसके बाप का है ये जंगल? खलासी कह रहा था। तुम्हें यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी। तुम में से कोई चिड़िया के बच्चे को भी नहीं मार सकता। शाबान गुर्राया। कौन रोकेगा हमें? खलासी ने चाकू सीधा कर लिया। मगर शाबान ने जो कुछ किया उसका गुमान भी नहीं किया जा सकता था। उसने एकदम अपने जिस्म को दूसरी सिमत मोड़ा और उसकी दाहिनी लात पलटकर खलासी के जबड़े पर पड़ी। खलासी बिला मुबालगा 4 फुट ऊंचा उछलकर 7 फुट के फासले पर जा पड़ा और शायद बेहोश हो गया था। कोई चिड़िया के बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शाबान ने दूसरे हाथ से खलासी को गिरेबान से पकड़कर उठाते हुए कहा। ऐसा ही होगा लाड, ऐसा ही होगा। खलासी ने खौफ से कांपते हुए कहा। जाओ उसे देखो। शाबान ने उसे छोड़ दिया। दूसरे लोग भी पहुंच गए, लेकिन उन्होंने शिकार करने वाले खलासी को ही लान तान की थी। शिरादी ने पहली बार हंसने और मुस्कुराने वाले सादतमंद शाबान का ये रूप देखा था और दंग रह गया था। एक बार फिर उन लोगों से कहा कि कोई अमल इस वक्त तक अपनी मर्जी से ना किया जाए जब तक इजाजत ना मिले। ख्याल रखा जाएगा। बेहोश खलासी को होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। हरन को वहां से हटाकर पानी में फेंक दिया गया और उसके गोश्त को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई ताकि ये आदत ना बन जाए। अखनातून वाले बेचैन थे और सब आना चाहते थे। उन्हें ज्यादा रोके रखना मुमकिन नहीं था। चुनाचा ये तय किया गया कि पहले कुछ वक्त उन्हें पूरी आजादी दी जाए और शहरादी जेकास के साथ अखनातून पर उसकी निगरानी के लिए रहे। दूध के जले थे। पॉइंट 44 पर जो कुछ हुआ था वो कभी नहीं बोल सकते थे। चुनाचा वो भी मोहतात थे। उसके बाद सिर्फ 2 अफराद की ड्यूटी लगा दी जाए। खुला समुंदर सामने था और अखनातून के साहल से भी निगरानी की जा सकती थी। सिर्फ रातों को मोहतात रहना पड़ेगा। फिलहाल सबको आने की इजाजत दे दी जाए। चुनाचा उसके लिए कार्रवाई की जाने लगी।
असद शेरादी स्टीमर लेकर अखनातून की तरफ चल पड़ा। जेकास उसके साथ था। शाबान को वहीं छोड़ दिया गया। वो इंतजार करने लगा। इस बार कई स्टीमर साहल पर आए। कैप्टन मॉर्लस सीधा शाबान के पास आया था। हेलो सिंदबाद, कहो तुम्हारी नई दुनिया कैसी है? आपने ये अनोखा नाम लिया कैप्टन, शाबान ने मुस्कुराकर बोला। ओहो, मेरे ख्याल में मैडम इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि ये नाम तुम्हारे क्लासिक्स में है, मगर यूरोप ने इस नाम को हमसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, दर्दाना मुस्कुराती हुई बोली। हम हर दिलचस्प चीज की पजीराई करते हैं मैडम, मगर हैरत है मिस्टर शाबान इसके बारे में नहीं जानते। हाँ, इत्तफाक है। आंटी, ये सिंदबाद कौन है, मुझे बताइए, शाबान बच्चों जैसे अंदाज में बोला। इस वक्त तो यूं समझ लो कि हम में से हर शख्स सिंदबाद है। आंटी, मेरा पहला अंदाजा दुरुस्त है। ये लोग बेहद मासूम हैं। आची हथियार ही नहीं, ये तो हथियार नाम की किसी शय को नहीं जानते, जबकि जमाना कदीम के लोग तक पत्थरों और लकड़ों के हथियार बना लेते थे, मगर ये बेचारे इससे भी दूर हैं। ताज्जुब है, एक खलासी ने एक नाखुशगवार अमल करके हमें उनकी दोस्ती से महरूम कर दिया है। अब उनका करीब आना मुश्किल होगा। हाँ, मिस्टर शेराजी ने बताया है, उसने वाकई अहमकाना अमल किया। मगर मिस्टर मॉर्लस इस बार इंतजाम करके आए हैं क्या? शाबान ने पूछा। हथियार साथ लाना इसलिए जरूरी था कि किसी नागहानी आफत का मुकाबला किया जा सके। फर्ज करो वो मुश्तिल होकर हम पर आ पड़े तो उन्हें रोका जा सके, मगर मैं चंद खैमे साथ लाया हूँ। खैमे? वेल, तमाम हथियार उन खैमों में महफूज करके यहाँ पर पहरा लगा दिया जाएगा और इंतहाई मजबूरी की हालत में उन्हें निकाला जाएगा। मैंने ब्रीफिंग दे दी है, तमाम लोग मुहतात रहेंगे। ये खित्ता अमन है, यहाँ जानवर भी इंसानों का शिकार नहीं होते। हमें इस खित्ते के असूलों से ताआवन करना होगा। गोश्त के लिए मिस्टर शेराजी ने सिर्फ इतनी इजाजत दी है कि अखनातून पर आकर मछलियाँ शिकार की जा सकती हैं। यहाँ के किसी साहल पर इनके लिए भी ममानत है, दर्दाना ने कहा। बहुत मुनासिब फैसला किया है अंकल शेरादी ने। हम उसके मासूम दुनिया के हुस्न को दागदार नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताओ, और कोई नई बात मालूम हुई? वो लोग इस धमाके से मजीद खौफजदा हो गए हैं। आप देख रहे हैं, अब कोई भूला भटका भी नजर नहीं आया। इसका मतलब है इंतजार किया जाए। आप इस हसीन दुनिया के अजायब बात देखिए, देखिए खूबसूरत परिंदों की इस डार को देखिए। सब उस तरफ मतवज्जा हो गए। आधे सुर्ख आधे सफेद रंग के चील के बराबर के सैकड़ों परिंदे अंदरानी फिजा से परवाज करते हुए उठे और यहाँ से चंद गज के फासले पर जमीन पर बैठ गए। हालांकि ये लोग मुतहरक थे, मगर परिंदे उनकी मौजूदगी से बिल्कुल खौफजदा नहीं लगते थे, बल्कि बड़े इत्मीनान से वो घास पर फैल कर दाना दुनका चुग रहे थे। पता नहीं उनकी गजा क्या थी। ये लोग दूर ही से उनका तर्जिया करते रहे। शाबान ने मुस्कुराते हुए एडगर से कहा, आप देख रहे हैं मिस्टर मॉर्लस, ये बिल्कुल खौफजदा नहीं है। यूं लगता है जैसे इस खत्ता जमीन पर खौफ नाम की कोई शय नहीं, या फिर अगर है भी तो सिर्फ ऐसी अजनबी चीजों से जैसे अखनातून या उस पर नजर आने वाली रोशनियां, या फिर हम लोग जो अजनबी लिबासों में मलबूस उनके दरमियान आए हैं। परिंदे इस बात से बेनियाज हैं कि हमारे जिस्मों पर लिबास कहते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं तजर्बा करके दिखा दूं कैसे, एडगर मॉर्लस बच्चों की तरह कहने लगा। मेरा ख्याल है मेरा अंदाजा गलत नहीं होगा, शाबान ने कहा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता परिंदों की जानब बढ़ने लगा। सब लोग इस दिलचस्प तजर्बे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वो परिंदों के दरमियान पहुंच गया और फिर उनकी दूसरी जानब निकल गया, लेकिन हर परिंदा अपने काम में मसरूफ रहा। एक ने भी नहीं पर फड़फड़ाए। शाबान एक लंबा चक्कर काट कर वापस आ गया। एडगर अजीब सी अंदाजों से इन मंजर को देख रहा था। फिर उसने कहा, अभी तक मैंने अखनातून से यहाँ के हालात का जायजा लिया है या फिर असद शहरादी का हर्न का बताया हुआ वाकया सुना है, लेकिन ये काबिल रश्क सरजमीन वाकई एक मसाली हसीयत की हामिल है। वो लोग गुफ्तगू करते रहे। दर्दाना भी उस अनोखे माहौल से सहरज़दा थी, एक एक चीज को छू कर देख रही थी। उसने शाबान से कहा, जरा मेरे साथ आगे तो आओ। ये दरख्तों पर लटके हुए फल कितने खूबसूरत हैं और आंटी इतने ही लजीज भी हैं। हाँ, तुमने बताया था कि तुमने दरख्त से एक फल तोड़कर खाया था। आप यकीन कीजिए, यूं महसूस होता है जैसे कुदरत ने यहाँ मौजूद जानदारों के लिए अपने खजाने खोल दिए हों और वो तमाम शरीनी यहाँ तकसीम कर दी हो जो उसने इंसानों के लिए मखसूस की थी। ठहरिए, मैं आपको एक फल तोड़ कर देता हूँ। शाबान ने अपनी जगह से दौड़ लगाई, फलों के एक दरख्त के करीब पहुंचा और सेब नुमा फल तोड़कर दर्दाना को दिया। दर्दाना फल खाने लगी। फिर उसने कहा, अगर इस खित्ता जमीन को मुस्तकिल अपनी रिहाइशगाह बना लिया जाए तो मेरे ख्याल में जिंदगी में किसी और शय की हाजत ना रहे। मसनूई माहौल से उकता जाने के बाद अगर इंसान को
ऐसी कोई जगह नजर आ जाए तो उसे अपनी सोच के मुताबिक न जाने क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन शाबाब अब करना क्या है। आंटी, हम समुद्र की दुनिया से सैर करने निकले हैं और मैं समझता हूँ पहली समुद्री बस्ती ने हमें खुश आमदीद कहा है, बशर्ते कि यहाँ इस मनहूस खलासी जैसी कोई हरकत ना दोहराई जाए। मैं समझता हूँ कि ये जगह हम सब के लिए ऐसी है कि हम यहाँ काफी वक्त गुजार सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि असद शराजी के काम में यहाँ आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश हो। शाबान पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा, आंटी, मैं समझता हूँ यहाँ इंसानी कदम नहीं पहुँचे और हर चीज अपनी असली हालत में है, इस खुश्क जगह पर भी और ज़ैरे समुंदर भी। हम यहाँ काफ़ी अरसे रुककर काम कर सकते हैं और मैं समझता हूँ यहाँ कोई रखना अंदाजी भी नहीं होगी। जैसा कि गार्था ने बताया था कि ओशियन ट्रेजर ने अपने शानदार वसाइल से काम लेकर समुद्र में जगह जगह ऐसे जजीरों का इंतखाब किया जहाँ वो अपने तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जितने फासले पर हम निकल आए हैं इतने फासले पर ओशियन ट्रेजर वाले नहीं पहुँच पाए। चुनाचा ये मसला भी हमारे लिए उलझन का बायस नहीं बन सकता। दर्दाना बे-इख्तियार मुस्कुरा पड़ी, फिर बोली, तुम्हारी इस गुफ्तगू से मुझे अंदाजा जरूर हो गया है कि कम अज कम यहाँ तुम तवील अरसे तक रुकने के ख्वाहिशमंद हो। मेरी बात ना करे आंटी, मेरे लिए तो ये सारी दुनिया एक मसाली हैसियत रखती है। मेरी पसंदीदा चीज समुंदर और साथ साथ ही ये खुश्क इलाका। मैं समझता हूँ अगर मुझे जिंदगी भर यहाँ रुकने की इजाजत दे दी जाए तो मैं यहाँ बखुशी क़याम कर लूंगा। इसके बगैर, दर्दाना ने सवाल किया। किसी के बगैर आंटी? वहाँ तुम्हारे समुंदर की रानी, दर्दाना ने हंस कर कहा, और शाबान एकदम खामोश हो गया। वह संजीदा होकर कुछ सोचने लगा। दर्दाना ने शाबान की ख्वाहिश के मुताबिक कैप्टन से ट्रांसमीटर लेकर असद शराजी से राब्ता कायम किया और शाबान की ख्वाहिश के बारे में असद शराजी को बताया। असद शराजी ने जवाब में कहा, दर्दाना, सच्ची बात तो ये है कि शाबान इस वक्त हम लोगों की रहनुमाई कर रहा है। वो फितरतन नेक इंसान है और अपने आप को हमारे सामने सआदतमंद बनाए हुए है। बहरतौर मैं समझता हूँ कि उसे इजाज़त ना देना हमारे लिए हमाकत की बात है। उसे जाने दो, बल्कि यूँ करो, मवाले से एक ट्रांसमीटर लेकर उसके हवाले कर दो। उससे कहो कि इस ट्रांसमीटर को अपने पास छुपाए रखे और जब भी कोई ख़ास बात हो वो हमें सिर्फ उसकी इतला दे। ना सिर्फ इतला दे मिस्टर शराजी, बल्कि हर नई मालूमात से आगाह करता रहे। हाँ बिल्कुल, मैं भी उससे अपने ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम रखूँगा। मुआलस के पास कई ट्रांसमीटर मौजूद थे। ठीक है मिस्टर शराजी, तो आपकी इजाज़त है। हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं, असद शराजी ने जवाब दिया और ये खुशखबरी शाबान को सुना दी गई। एडगर ने हाथ मलते हुए कहा, नायब कप्तान, तुम हमेशा कप्तान से बाजी ले जाते हो। ज़ैरे समुंदर हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते और अब तुमने खुश्की पर भी कब्जा जमा लिया है। काश हम अखनातून के कैप्टन ना होते और तुम्हारे दोस्त होते तो इस वक्त तुमसे यही फरमाइश करते कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। इस हसीन दुनिया के वो मनाजर जो हमसे पहले तुम अपनी आंखों से देखोगे, हम उससे न जाने कब तक महरूम रहेंगे। आप फिक्र क्यों करते हैं सर? मैं सबसे पहले आप ही से ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करके किसी भी नई नजर आने वाली चीज की इत्तला दूंगा। ठीक है, फिर हम सारी रहनुमाई में उस सरजमीन पर आगे बढ़ते रहेंगे। वाकई इसमें कोई शक नहीं है, ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब खित्ता है और हम इसे किसी सियारे की हसीन तरीन सरजमीन से ज्यादा हसीन कह सकते हैं। शाबान ने एक बार फिर वही अंदाज इख्तियार किया था और अपने जिस्म का ज़हरी हिस्सा चमड़े के एक मखसूस लिबास से ढकने के बाद उन लोगों के पास से रुखसत हो गया था। सबसे पहला काम उसे यही करना था कि अपने जिस्म को उन्हीं लोगों की मानद पत्तों से ढक ले और उसके बाद आगे बढ़े। ये अंदाजा तो उन्हें हो ही चुका था कि वो लोग किसी ऐसे शख्स की अजनबी नहीं समझते जो उसकी कुछ वजूहात भी होंगी। हो सकता है सब एक दूसरे के शनासा ना हो, या ये भी हो सकता है कि शनासाई का तस्वर ही उनके जहन में ना हो। बहरतौर ये सब कुछ शाबान के लिए बेहद दिलकश था। कुछ फासले पर जाकर उसने अपने जिस्म को उसी मखसूस अंदाज में पत्तों से ढका, गले और सर पर पत्ते लपेटे और इस बार ज्यादा तवील अरसे तक जाने का फैसला करके वहां से आगे बढ़ गया। ट्रांसमीटर को उसने इंतहाई एहतियात से मजबूत चमड़े के तस्मे से कसकर अपने जिस्म के एक ऐसे हिस्से पर बांध लिया जहां से वह पत्तों में छुप जाए और बाआसानी नजर न आ सके। हसीन इलाके के बेशतर मनाजर को देख चुका था, अब उससे आगे जा रहा था और उसे एहसास था कि आगे की दुनिया उससे भी ज्यादा हसीन है। उस जगह पहुंचा जहां वो सिमट कर जमा हो गए थे और खलासी की हरकत के बाद वहां से भी फरार हो गए थे। वहां अब कोई नहीं था। शाबान को अफसोस होने लगा, अब वो ज्यादा खौफजदा हो गए हैं। बहरहाल
बहरहाल उसे वक्त मिल गया था। ट्रांसमीटर की वजह से उसका अपने साथियों से राब्ता भी नहीं टूटा। चुनाचा वो इत्मीनान से आगे बढ़ता गया। काफी दूर निकल जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब कुछ तब्दीली रूनुमा हो रही है। मसलन दरख्त घने और करीब करीब उगे हुए थे और आगे जाकर घने जंगल की शक्ल इख्तियार करते जा रहे थे। बहुत कम ऐसे दरख्त थे जिन पर फल ना हो। तरह तरह के फल थे जिनकी खुशबू से फिजा मस्त हो गई थी। अजीब जगह थी जिसके बारे में इंसान सोच भी ना सके। मगर वो लोग कहाँ जा पहुंचे थे, शाबान को कोशिश के बावजूद किसी को तलाश ना कर सका। यहाँ के माहौल के मुताबिक शाम हो गई। घने दरख्तों के नीचे वैसे भी माहौल मदम हो गया था। शाबान काफी तवील फासला तय कर चुका था। रात के तसव्वुर के साथ बिल आखिर उसने क़याम का फैसला किया और एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली। अभी वो एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि ट्रांसमीटर पर इशारा मसूल हुआ। फौरन उसने ऑन कर दिया। हेलो शाबान, दूसरी तरफ से असद शहरादी की आवाज सुनाई दी। जी अंकल, तुमने राब्ता नहीं किया? कोई अहम बात नहीं हुई अंकल। कितना फासला तय कर चुके हो? अंदाजन 6 मील। बहुत आगे चले गए हो शाबान, शहराजी के लहजे में तशवीश उभर आई। इसकी मुझे इजाजत मिल गई है अंकल। वो तो ठीक है, मैं भी यही सोचता हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता तुम्हें कोई खतरा ना पेश आ जाए। ऐसा हुआ तो तुम अकेले पड़ जाओगे। मेरा अंदाजा है अंकल कि यहाँ खतरे नाम की कोई चीज नहीं, फिर भी अमकान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप इत्मीनान रखें, मैं खतरात से निपटना जानता हूँ। आगे की तफसील बताओ। इलाका खूबसूरत तरीन है। जंगल शुरू हो चुका है। जंगल? हाँ, आप इसे फलों का बाग कह सकते हैं, मगर कुदरती बाग फलों से लदे ये बाग का काश्त नहीं किए गए, बल्कि ये इंसान के लिए तोहफा कुदरत है। बहुत घने और फैले हुए एक खास बात मैंने महसूस की अंकल। क्या? दरख्त हल्के और कुदरती फलों से लदे हुए हैं। वो झुक गए हैं मगर ये फल टूट कर नहीं गिरते। अनोखी बात है। तुम्हारा मतलब है कि हाँ, वो डालियों पर मजबूती से जमे हुए हैं और हवा के जोर से नीचे नहीं गिरते। इसके अलावा शायद वो उस वक्त तक शादाब रहते हैं जब तक इस्तेमाल ना हो जाएं। खुदा की पनाह, अनोखा तजर्बा है, बड़ा असरअंगेज। इससे कुछ अंदाजा होता है शाबान? मैं तो बहुत कुछ कम इल्म हूँ अंकल। अच्छा ये बताओ, वो लोग नजर आए? बिल्कुल नहीं। धमाके ने उनसे निगाह तजस्सुस छीन लिया और वो मायूस और खौफजदा हो गए और शायद बहुत दूर अपनी महफूज पनाह गांव में चले गए हैं। शाबान ने जवाब दिया। कोई नजर नहीं आया? बिल्कुल नहीं। तुम कितनी दूर आगे जाओगे अंकल? अगर कोई पाबंदी ना हो तो ज्यादा दूर तक। नहीं, बिल्कुल पाबंदी है। तुम्हें तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी ख्वाहिश है अंकल कि मुझे कुछ मालूम करने दीजिए, वरना हम यहाँ बेमकसद होकर रह जाएंगे। अगर हम इस खित्ता जमीन के बारे में मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गए तो हमें यहाँ काम करने में बहुत सी आसानियां हासिल हो जाएंगी। बेटे, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ। एक बार फिर आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि महफूज रहूंगा। अगर तुम समझते हो तो ठीक है। ट्रांसमीटर पर आपसे राब्ता तो रहेगा। हाँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि उसकी रेंज से ना निकल जाना। ओके अंकल, शाबान ने कहा और राब्ता मुंतकिल कर दिया। वो मामूल के मुताबिक मुतमिन था। तजस्सुस का जज्बा उसके दिल में भी था और वो उस दुनिया के लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। हालांकि पूरा दिन गुजर चुका था मगर उसे कोई थकन नहीं थी, अलबत्ता भूख लग रही थी। उसने अपने ऊपर झुके हुए दरख्त को देखा। बड़े बड़े अनानास की शक्ल के फल लगे हुए थे। इतने झुक आए थे कि उठकर उन्हें बाआसानी तोड़ा जा सकता था। उसने 2 फल तोड़े, उनके छिलके वगैरह का जायजा लिया और फिर उन्हें खाने लगा। दिल खुश हो गया था। निहायत शीरी और लजीज फल थे। शिकम सेर होने के बाद उसने सोचा कि अब यहाँ आराम किया जाए। असद शहरादी की तरफ से इजाजत मिल गई थी, चुनाचे अब कोई फिक्र नहीं थी। वो वहीं लेट गया। जवानी दीवानी होती है, नींद भला क्यों ना आती, और सो गया। और उसी वक्त जागा जब मस्त नींद पूरी हो गई। यहाँ के माहौल के मुताबिक सुबह हो गई थी, जिसका अंदाजा रोशनी से हो रहा था। अभी वो जमीन पर लेटा अंगड़ाइयां ले रहा था कि उसे कुछ सरसराहटें सुनाई दी। शाबान चौकन्ने चीते की तरह इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा और दफतन ही उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। बगली हिस्से से एक चौड़े दरख्त के तने की आड़ से उसने एक खौनख्वार शेर को बरामद होते हुए देखा था। तंदुरुस्त और तवाना बहुत लंबा शेर था जो अपनी सुर्ख खूनी निगाहों से उसे घूरता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा था। सिर्फ एक ख्याल ही की जहन में आया था जिंदगी बचाने का, वो ये कि उस दरख्त पर चढ़ जाए जिसके नीचे खड़ा हुआ है, और उसमें शाबान ने देर नहीं की। दूसरे लम्हे
है वो बरक रफ्तारी से उछला, दरख्त की एक नीची शाख को थामा और अपने फुर्तीले बदन को मोड़कर दरख्त की शाख पर जा पहुंचा। यहाँ से छलांग लगाकर दूसरी शाख पर और फिर उससे ऊंची शाख पर यहाँ रुककर उसने शेर का जायजा लिया। ये अंदाजा लगाना चाहता था कि खौनख्वार शेर ने उसे देखा या नहीं। वैसे उसे पूरा अंदाजा हो चुका था कि शेर उसे देख चुका है। उस दरख्त की शाख पर पता नहीं वो शेर से महफूज रह सकेगा या फिर उसकी निगाहें शेर का जायजा लेने लगी। शेर दरख्त के महज नीचे आकर उसे गर्दन उठाकर देखने लगा था। गालबन उसे अपने शिकार के इस तरह निकल जाने का अफसोस था। शाबान उसकी आंखों में देखता रहा, लेकिन न जाने क्यों उसे यह एहसास हुआ कि शेर की आंखों में वो भूखापन नहीं है जो उसकी खासियत तस्वर किया जाता है, बल्कि एक अजीब सा नरम अंदाज था। वो बैठा भी उसी तरह हुआ था जैसे बहुत मुतमिन और पुरसकून हो। शाबान ने दिल में सोचा कि शेर का ख्याल है कि उसका शिकार कब तक इस दरख्त पर रहेगा, वो नीचे उसका इंतजार करेगा। शाबान अजीब उलझन में फंस गया था। किसी को मदद के लिए भी तलब नहीं कर सकता था, हालांकि ट्रांसमीटर मौजूद था उसके पास, लेकिन जाहिर है इतने तवील फासला और फिर सही निशानदही तकरीबन मुमकिन ही हो जाएगी। अजीब मुसीबत आ गई थी। उसने बेचैनी से पहलू बदला और कोई ऐसा हल तलाश करने लगा जिसके जरिए उसे शेर से बचाव मुमकिन हो सके। वो शेर की तवानाई का जायजा ले रहा था। शेर के अंदर वो धाड़, वो गर्ज नहीं थी जो शेरों में हुआ करती है, बल्कि एक अजीब सा अंदाज था। शाबान की समझ में नहीं आया। रफ्ता रफ्ता उसका जहन दूसरी सोचों की जानिब मबजूल हो गया। वो अपने आप को ज़हनी तौर पर उसके खौफ से निजात दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाजू दरख्त की शाखों को मजबूती से जकड़े हुए थे, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई ऐसी महफूज जगह होनी चाहिए जहां वो ज्यादा इत्मीनान से और आज़ादी से बैठ सके। चुनाचा उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, फिर एक और शाख मुंतखब करके आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ उसकी जानिब बढ़ने लगा। उसी कोशिश में दरख्त पर लगे हुए एक बड़े फल से उसका शाना काफी जोर से रगड़ा और फल टूट कर नीचे जा गिरा। शाबान ने चौंक कर उधर देखा। वो ये जायजा लेना चाहता था कि फल के नीचे गिरने से शेर की क्या कैफियत होती है, और फिर उसने एक और हैरतनाक मंजर देखा। शेर अपनी जगह से उठा, फल के करीब पहुंच गया, उसे सूंघ कर देखा, फिर वहीं बैठ गया और फल को अपने दोनों पंजों में दबाकर उसमें दांत गाड़ दिए। ये मंजर उसने पहले कभी नहीं देखने में आया था, ना ही ऐसी कोई कहानी सुनाई गई। शेर ने चंद ही लम्हात में फूल को तोड़कर फूल की तरह खा लिया और उसके बाद मुंतज़िर निगाहों से ऊपर देखने लगा। शाबान की आंखों में शदीद हैरत के आसार थे। इस दिलचस्प तजर्बे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उसने इस बार एक और बड़ा सा फल तोड़ा और उसे शेर की बिल्कुल नजदीक फेंक दिया। शेर जैसे उसी बात का मुंतज़िर था। उसने ये फल भी अपने पंजों में दबाया और उसे खाने लगा। उसके बाद वही अंदाज, शाबान ने तीसरा फल भी उसके पास फेंका और शेर वो फल भी चट कर गया। उसके बाद वो पुरअत्मीनान अंदाज में उठा और सर झुकाए हुए एक जानब बढ़ गया। शाबान की आंखें शिद्दत हैरत से फैली हुई थीं। इसका मकसद है कि शेर उसका शिकार नहीं करना चाहता था। ये वाकया दूसरे वाकयात से मुंसलिक किया जाता तो यह अंदाजा होता कि इस हसीन दुनिया में, इस मासूम वो पर मोहब्बत दुनिया में खौनख्वार जानवर भी खौनख्वार नहीं है। हरनों और दूसरे जानवरों को तो वो देख ही चुका था। इंसानों के पास आकर आसानी से खड़े हो जाते थे, बल्कि उसे हैरतनाक मौत पर हरण के साथी हरण को शदीद हैरत हुई थी और वो बड़ी बेचैनी से अपने साथी को देखता रहा था। गालबन ये तजर्बा उसके लिए नया और अनोखा था। शाबान बेहद मुतासर हुआ। शेर यकीनी तौर पर बेज़रर था। अपनी फितरत के खिलाफ गोश्त पर नहीं बल्कि फलों पर गुजारा करता था। ये तजर्बा भी शाबान के लिए जिंदगी का अनोखा तजर्बा था। वो अब भी नीचे ना उतरा। बहरतौर खौफ तो था, शेर शेर ही होता है, क्या पता जायका तब्दील करने का ख्याल दिल में आ जाए और वो शाबान को कहीं पीछे से छाप ले। लेकिन उस वक्त शाबान को बहुत ज्यादा ज़हनी झटकों का सामना करना पड़ा जब अचानक ही जिस शाख पर वो बैठा हुआ था उसकी ऊपरी शाख से 2 पांव नीचे लटके और उसके चेहरे के सामने से गुजरते हुए दूसरी शाख पर पहुंच गए। शाबान इस तरह उछला कि शाख से गिरते गिरते बचा। वो मकामी आदमी था जो दरख्त की ऊपरी शाख से नीचे उतरा था। शाबान को उससे पहले उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं हो सका था। देखते ही देखते वो जमीन पर कूद गया और उसके बाद दरख्त की शाखों के मुख्तलिफ हिस्सों से 2 और अफराद नीचे उतरे और शाबान को नजरअंदाज करते हुए एक जानब चल पड़े। शाबान ने फटी फटी निगाहों से इधर उधर देखा और उसके बाद शाख पर अपने जिस्म को संभाल कर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। आसपास की दरख्तों की शाखों से बेशुमार इंसान चिमटे हुए थे, वही मकामी बाशिंदे और यहाँ के रहने वाले। शाखों पर उनका बसेरा था। परिंदों और जानवरों की तरह वो इस इलाके में बिखरे हुए थे। इससे पहले उनकी मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं हो सका था।
लेकिन अब शाबान उन्हें देख रहा था। वो बड़े इत्मीनान से दरख्तों की शाखों पर अपने मामूल में मसरूफ हैं और दिन के आगाज के साथ साथ नीचे उतर रहे हैं और इधर उधर रवाना हो गए। शाबान बहुत कुछ समझता जा रहा था कि यहाँ का तर्ज जिंदगी, उन लोगों की रहन सहन का अंदाज अब उसकी समझ में आ रहा था और वो ये भी अंदाजा लगा चुका था कि जमाना कदीम के गैर महज़ब इंसानों की तरह दरख्तों, शाखों और यकीनी तौर पर जमीन के गढ़ों में रहते होंगे। इसीलिए ना उनकी बस्तियां आबाद हैं, ना उन्होंने झोंपड़े और मकाम बनाने की कोशिश की। ये अनोखा वाकया था, ये एक अनोखा इंकशाफ था। जमाना कदीम की तारीख में कदीम इंसानों की जो कहानियां दर्ज थीं वो निगाहों के सामने आ चुकी थीं। कौन लोग हैं ये समुंदर के दूर दराज दुनिया में ये भी अभी तक इसी दौर में बसर कर रहे हैं जहां से इंसान ने अपने सफर का आगाज किया था। इसका मकसद है कि अभी ऐसी और भी बेशुमार आबादियां होंगी जो तहजीब की लानतों से महफूज हैं और तहजीब के अतिये उन तक नहीं पहुंच सके। बेशक इंसानों ने जब अपने आप को दरियाफ्त किया तो उन्होंने बेहतरीन असूल तराशे। आसमानों से उन्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने की हदायत दी गई। उन हदायतों पर अमल भी किया गया, लेकिन तहजीब उस नुक्ते पर पहुंच गई जहां उसे बदतरीन कहा जा सकता था। तहजीब में तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन तहजीब अपनाने वालों ने इस तहजीब को मसख कर दिया। मगर ये लोग उन तमाम हंगामा खेजियों से दूर थे। आज भी उसी अंदाज में जिंदगी गुजार रहे थे जिस अंदाज में जमाना कदीम की कहानियां अपनी जिंदगी की रवायात दोहराती हैं। शाबान सोचने लगा कि जिंदगी गुजारने का कौन सा अंदाज दुरुस्त है, वो या ये। खैर, तहजीब ने जहां इंसानों को अखलाक व इक़्तिदार के अतिये अता किए वहां तो उसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां उसका चेहरा मस्क हुआ वहां ऐसे ऐसे अलमिये सामने आए कि तहजीब से नफरत होने लगी। ये लोग तो जमाना कदीम के उन वहशतों से भी ज्यादा मासूम हैं जो जानवरों का शिकार करके शिकम सेरी किया करते थे। यहाँ अगर गौर किया जाता तो कुदरत की बेपनाह अनायात उनके लिए मौजूद थी। ये सरसब्दो शाबाद दरख्त जो फलों से लदे हुए थे और ये मासूम लोग उन दरख्तों को काश्त करना भी नहीं जानते। इसका मकसद है कि मनो सलवा का दौर है और कुदरत की तरफ से उन्हें जिंदगी गुजारने की तमाम अतियात फराहम कर दिए गए हैं। यही जिंदगी कुदरत ने दुनिया के तमाम इंसानों को देनी चाहिए थी, लेकिन बद फितरत इंसानों ने बुराइयों का आगाज करके कुदरत के ये अतियात वापस कर दिए और जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया। मगर जहाँ इस मासूमियत को फरोग दिया गया वहाँ कुदरत की अनायात की बारिशें आज भी इसी तरह मौजूद हैं। गौर करने का मकाम था कि यहाँ कम अज कम इस अंदाज का खौफ नहीं था कि कोई अपना किसी अपने को नुकसान पहुंचाए। जानवर तक बेफिक्री से जिंदगी बसर करते थे। वो अपनी खौनख्वार फितरत को छोड़कर दुम हलाते चले जाते। शाबान के लिए ये बेहतरीन तर्जियाती मशकिला था। वो अब ज्यादा पुरअत्मीनान होकर दरख्त से नीचे उतर आया और उसके बाद उन इंसानों में शामिल हो गया। अब उसे कोई खौफ नहीं था। वो सब इतने चालाक नहीं थे कि एक ऐसे इंसान पर गौर करते जिनका ताल्लुक उनसे नहीं था, लेकिन जो उन जैसा ही नजर आ रहा था। शाबान ने हसीन तरीन, नोखेज और नौजवान लड़कियों को देखा, मासूमियत से भरपूर, मुस्कुराहटों से मामूर, कहके लगाती, शोखी और शरारतें करती, अटकेलियां करती फिर रही थी। कहीं खौफ का कोई निशान नहीं था। वो सब एक दूसरे पर एतमाद करते थे। शाबान वहां से काफी आगे बढ़ गया। कुदरत की इन नेमतों से एक अजनबी को लज्जत हासिल करने का मौका मिला था। शाबान इस मौका से पूरा फायदा उठा रहा था। पूरा दिन उसे इन लोगों का तर्जिया करते हुए गुजरा। अब उसे ये अंदाजा हो गया था कि इस धमाके के बाद उन लोगों ने वो जगह खतरनाक समझकर छोड़ दी और अब यहाँ आ गए हैं। उनके लिए कोई जगह अजनबी नहीं, ये सारा देश उनका है। लेकिन उन बदनसीबों के लिए हो सकता है उनके दिलों में तजस्सुस हो, मगर ये तजस्सुस अल्फाज की शक्ल में नहीं डाल सकता था। वो बात करना नहीं जानते थे, उन्होंने जुबान का इस्तेमाल नहीं सीखा। अलबत्ता शाबान ने ये जरूर देखा था कि वो अपनी जरूरतें इशारों से पूरी कर लेते हैं और तब उसने सोचा कि अगर जुबान ऐजाद ना होती तो क्या इंसान बहुत ज्यादा मजबूर होता। इसमें कोई शक नहीं है कि हर खिता जमीन के रहने वालों ने अपने अपनी जुबान ऐजाद करके एक दूसरे से राब्ते का जरिया बना लिया, लेकिन ये जगह भी तो जहाँ जुबान ऐजाद नहीं हुई थी, लेकिन यूं लगता था जैसे उनके अपने मशागल में कोई रुकावट ना पैदा हुई हो। वो घुल मिलकर भी रहना जानते थे, एक दूसरे के साथी और शरीक भी थे, लेकिन उनके इशारों की जुबान के लिए भरपूर थी और शायद उन्हें कोई कमी ना महसूस होती हो। शाबान का जी चाह रहा था कि उन लोगों पर इतनी तहकीकात करे कि सारी बातें उसे मालूम हो जाएं।
लेकिन वो खुद नहीं बोलते थे तो किसी बोलने वाले को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। शाबान अगर किसी से बात करने की कोशिश करता और जुबान इस्तेमाल करता तो ना जाने उन लोगों पर क्या रद्द अमल होता, इसलिए वो ये खतरा मोल नहीं ले सका था। अलबत्ता उसे ये इत्मीनान जरूर हो गया कि उनके दरमियान कितनी ही दूर तक निकल जाए, ना तो वो उसके बारे में सोचेंगे और ना ही उसे कोई दिक्कत पेश आएगी। इब्तदाई तौर पर बस इतनी ही मालूमात हासिल करना थी। चुनाचा उसने अपने ये मालूमात जारी रखे, वहां से भी आगे बढ़ गया और जगह जगह अब उसे इंसानी गौल नजर आने लगे। हसीन लड़कियां काबिले दीद शक्ल रखती थीं और उसके साथ साथ ही नौजवान मर्द, न जाने उनके आपस के ताल्लुकात किस अंदाज के होते होंगे। ये सारी चीजें लम्हात में मालूम नहीं हो सकती थी। फिर उस वक्त वो एक ऐसी जगह मौजूद था जहाँ छोटे छोटे घरों में घास बिछाकर बच्चों को लिटा दिया गया था। उनकी माएँ उनके करीब मौजूद थी। बाप नाम की कोई चीज उनके पास नहीं थी। बस बच्चे माँ की आगोश ही से लेटा रह करते थे। उनमें शेर ख्वार भी हुआ करते हैं, बड़े भी होते हैं, हर उम्र के बच्चे होते हैं। शाबान अंदाजे लगा रहा था कहे जहाँ जिंदगी गुजारने के लिए तयन किया जाता है कि उसे ट्रांसमीटर पर इशारा मसूल हुआ और उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। इस बार दर्दाना ने उसे मुखातब किया था। हाँ आंटी, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ चले गए हो तुम और कब तक वापस आओगे? आखिर वापस तो आना है ना तुम्हें। जब आप हुक्म देंगी हाजिर हो जाऊंगा, शाबान ने जवाब दिया। कोई खतरा तो पेश नहीं आया तुम्हें? नहीं, वो लोग नजर आए। हाँ, मैं उन्हीं के दरमियान हूँ। क्या? दर्दाना ने पूछा। इन्हीं के दरमियान हूँ मैं आंटी, तो उन्होंने तुम्हें कबूल कर लिया? हाँ, पता नहीं क्यों आंटी, वो सब मेरे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं, लेकिन किसी ने मुझ पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। तअज्जुब है, खैर ये एक अलग बात है। मुझे बस तुम ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? मैं बेचैन हूँ। आंटी, बहुत जल्द, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि इस मुख्तसर वक्त में उनके बारे में सब कुछ नहीं मालूम कर सकता, लेकिन जो मालूमात मैं लेकर आऊंगा आप उन पर यकीन नहीं कर पाएंगी। अगर तुम जल्दी आ जाओगे तो यकीन कर लूंगी, दर्दाना ने हंसते हुए कहा। बस तो आप मुझे ये एक रात और कल का आधा दिन और दे दीजिए। इतना वक्त? दर्दाना ने कहा। हाँ आंटी, चाहता तो यही हूँ, वरना आप दें तो ये ट्रांसमीटर बंद करके फौरी तौर पर वापसी का सफर तय कर दूं। नहीं, ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, बस मुझे तुम्हारी खैरियत दरकार है। यहाँ सब खैरियत है आंटी, बाकी बातें मैं आपको आपके करीब पहुंचकर ही बताऊंगा। ट्रांसमीटर बंद करके बाद शाबान अपनी जगह से हट गया। फिर उसने तकरीबन 8 या 10 मील के दरमियानी हिस्से का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया। उन लोगों को अच्छी तरह समझता रहा। कुछ और भी ऐसे छोटे मोटे वाकयात पेश आए जो दिलचस्प थे। मसलन ये कि एक नौजवान लड़की ने उसे देखा था, एक जगह खड़ी देखती रही, कुछ मजमल सी हो गई थी और उसके बाद गर्दन झटक कर वहां से आगे बढ़ गई थी। शाबान उसके अंदाज को समझ नहीं पाया और समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद समझ नहीं तका। बहरतौर ये सारी बातें बाद में भी समझी जा सकती थी। पहले उसे अपने ये मामलात सर अंजाम दे लेने थे। मुकर्रर वक्त पर उसने वापसी का फैसला किया और फिर रास्तों का तयन करके चल पड़ा। अब तक तजस्सुस उसे हर चीज को दिलचस्पी से देखने पर मजबूर करता जा रहा था और हर शहर उसके लिए दिलकशी का बायस था। चुनाचा रास्ते ज़हन में नहीं महफूज कर पाया। कई घंटे के सफर के बावजूद उसे साहल नजर नहीं आया और ना ही वो रास्ते जहां से वो अपने साथियों तक पहुंच सकता। कई जगह वो भटका और उसके बाद किसी कदर परेशान सा हो गया। ये तो बेहतर नहीं था। वो जिन रास्तों से गुजर कर आया था उन रास्तों से वापसी नामुमकिन ही नजर आ रही थी। उससे कबल कि रात गहरी हो जाए और साहल पर मौजूद लोग उसके लिए परेशान होने लगे। कोई ऐसा तरीकेकार मुंतखब कर लेना चाहिए जिससे वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके और उसके लिए उसने एक ही फैसला किया। एक बुलंद दरख्त की शाख पर पहुंचने के बाद उसने दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं और उसे समुंदर नजर आ गया, लेकिन ये साहल का वो हिस्सा नहीं था जिसे उसे अखनातून को देखा जा सके। अलबत्ता बस इतना ही काफी था कि समुंदर उसे नजर आ गया। चुनाचा उसने समुंदर की सीध इख्तियार की और उसके बाद पानी में दाखिल हो गया। पानी में पहुंचकर अपनी मंजिल को तलाश कर लेना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। चुनाचा वो पानी में तैरने लगा। काफी दूर पहुंचने के बाद उसने सीता पर गर्दन उठाई और बहुत दूर उसे अखनातून का हयोला नजर आ गया। चुनाचा सिमत इख्तियार करने के बाद वो अखनातून की जानिब चल पड़ा। जो कुछ भी हुआ है, अखनातून पर पहुंचने के बाद सब ठीक हो सकता है। अखनातून पर पहुंचा तो अच्छा खासा वक्त हो चुका था और इत्तेफाक की बात थी कि शिरादी जेकास के साथ उसी सिमत खड़ा दूरबीन से चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था। उसने शाबान को देख लिया और उसकी दूरबीन ने शाबान को फोकस कर लिया। असद शहरादी को यकीनी तौर पर हैरानी हुई होगी, लेकिन शाबान को उससे आसानी हो गई क्योंकि अखनातून से फौरन ही रस्सी की सीढ़ी लटका दी गई जिसके जरिए शाबान का ऊपर पहुंचना
आसान हो गया और थोड़ी देर के बाद वो असद, शहरादी और जयकास के पास था। शहरादी ने हैरान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तुम तो वहाँ जंगल में? हाँ अंकल शहरादी, मैं रास्ता भटक गया था और फिर समुंदर के रास्ते यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो सका। ओहो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर तुम ये रास्ता इख्तियार ना करते तो ना जाने कहां से कहां निकल जाते। हाँ, इस बात के अमकानात थे। चलो खैर, लिबास तब्दील कर लो, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। क्या उन लोगों को ट्रांसमीटर पर तुमने इत्तला दे दी है कि तुम रास्ता भटक गए हो? नहीं अंकल, अभी तक नहीं। दरदाना तुम्हारे लिए परेशान थी, ताहम मैं उसे इत्तला दे दूंगा कि तुम अखनातून पर पहुंच चुके हो। आप आंटी को इत्तला दे दीजिए अंकल, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। शाबान ने कहा। अपने कैबिन में जाकर उसने लिबास तब्दील किया। जेकास और शेरादी तन्हा अखनातून पर थे और अखनातून पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इस दौरान गालबन असद शेरादी ने दरदाना को और एडगर मुआलस को यह इत्तला दे दी थी कि शाबान समुंदर के रास्ते अखनातून पर पहुंच चुका है। जेकास के उसके लिए चाय तैयार कर ली थी। यहाँ सब रजाकाराना तौर पर काम करते थे। चाय पीते हुए असद शेरादी ने कहा, और ये दिलचस्प बात है कि मैं सबसे पहले तुमसे उस इलाके के बारे में तुम्हारी मालूमात हासिल कर रहा हूँ, जबकि कैप्टन मुआलस अपने तौर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंकल, ये उस कायनात का सबसे अनोखा खिता है। मैं बहुत दूर तक उन लोगों का जायजा ले आया हूँ और आपसे ये कहने में हक बजानब हूँ कि जो कुछ किताबों में दर्ज है, यहाँ पहुँचने के बाद वो गलत साबित हो जाता है। गुड, तुम्हारी ये मालूमात यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत की हामिल होंगी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि उस अनोखी सरजमीन पर पहुँचने के बाद मुझे अपनी उस किताब की तकमील के लिए बड़ा मवाद मिल रहा है। ताहम मैं पहले तुम्हारी कहानी सुनना पसंद करूंगा। मेरी कोई कहानी नहीं है, बस ये है कि मैं उन सहमे हुए लोगों के करीब पहुंच गया था। सहमे हुए लोग, हाँ, ये बज़ाहिर एक दूसरे से खौफजदा नहीं हैं, बल्कि अमन और अमान की ऐसी मिसाल इस इलाके में पाई जाती है जिसे सिर्फ कहानी की बातें तस्वर किया जा सकता है। और अगर हम किसी को ये कहानी सुनाने बैठें तो वो सिर्फ हमारी ज़हनी अख्तरा समझेगा और उस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन ये एक अनोखा सच है कि यहाँ इंसान ज़माना कदीम के उन इंसानों की मानद रहते हैं जो तहजीब से बहुत पहले के इंसान तस्वर किए जाते थे, यानी पत्थरों और पहाड़ों के दौर के इंसान जो तहजीब के अबजद से भी वाकिफ नहीं थे। लेकिन उन इंसानों की निस्बत इन लोगों की रवायात बहुत हसीन हैं। ये एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। यहाँ कोई हथियार नहीं है जो जानदारों को नुकसान पहुंचाए। सब के सब दरख्तों पर लगे हुए फलों और कुदरत की तरफ से अता किए हुए पानी पर गुजारा करते हैं। उन्हें जिस्म ढकने के लिए पत्तों के इस्तेमाल का तरीका तो आ गया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं सीखा। उनके पास जुबान है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं जानते। लेकिन इशारों में उनकी पूरी जिंदगी बाआसानी गुजर रही है और वो इशारों की जुबान से एक दूसरे का मफहूम समझ लेते हैं। और हैरत अंगाज बात ये है, पर इंसान ही नहीं, जानवर भी गुजारा करते हैं। मैं आपको एक अनोखी बात बता रहा हूँ। शाबान ने असद शेरादी और जैकास को शेर का वाकया सुनाया और दोनों शिद्दत से आंखें फाड़ कर रह गए। अंकल, यहाँ इंसानी रिसर्च गलत हो जाती है। इंसान उन जानवरों को खौनख्वार जानवर कहा गया है, लेकिन ये वो खिता ज़मीन है जहाँ दरिंदे तक नहीं है, बल्कि जहाँ उन्हें इंसानी ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ वो अपना मफहूम निगाहों की ज़बान से इस्तेमाल करते हैं और इस मफहूम का मकसद भी पा लेते हैं। ग़िज़ा के तौर पर यहाँ कुदरत की तरफ से दरख्त उगाए गए हैं और इसी तरह मनोसलवा का तस्वर यहाँ एक बार फिर हकीकतों की शक्ल में ढला हुआ नजर आता है। सदियों के तजर्बात यहाँ आकर नाकस हो जाते हैं और ये इलाका एक बार फिर इंसानी मालूमात को चैलेंज करता है। इंसान ने तर्जिए किए, 12 बरस गुजारे इन तर्जियों में और उसके बाद किताबें लिखी गई और यही किताबें तहजीब के अर्तका में मुआवन साबित हुई। लेकिन इस खिता ज़मीन पर इन किताबों में दर्ज बहुत सी ऐसी बातें गलत साबित हो गई जिन्हें आखिरी शक्ल दे दी गई और उसके बाद सिर्फ एक ही नजरिया रह जाता है, यानी खुदा की बनाई हुई मखलूक एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए पैदा की गई। एक दूसरे का ख्याल रखना बनी नूह के लिए नहायत ज़रूरी है और यही दस्तूर फितरत है। अंकल, हम ये बात कह सकते हैं कि ये इलाका फितरत के दस्तूर का आकाश है। आप बताइए, क्या एक बार भी फिर उन दरिंदों की फितरत पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है? उन्हें खौनख्वार कहा जाता है, लेकिन यहाँ इस खिता ज़मीन पर मौजूद वो सारे दरिंदों की नस्लें खौनख्वार नहीं हैं, बल्कि फलख्वार हैं। वो सिर्फ कुदरत के दिए हुए अतायात पर गुजारा करती हैं, खुशो खुरम, तंदुरुस्त, तवाना और ताकतवर हैं। उनके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें देखकर खौफ खाया जा सकता है। मसलन शेर के लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखन, लेकिन उसकी आंखों में वो वहशत और वो दरिंदगी है। इसका मकसद है कि उन्हें बुनियादी तौर पर शेर की उस कैफियत के अवामल पर
पर गौर करना होगा कि वो खौनख्वार क्यों हो जाता है, गोश्त पसंद क्यों होता है। अगर उसकी फितरत में कोई ऐसी नुमायां तब्दीली पैदा की जाए जिससे उसकी कुदरती हैसियत बरकरार रहे, तो वो ना गोश्तखोर होगा बल्कि आम जानवरों की मानद बिल्कुल बेज़रर होगा।